हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर 5 को सातत्य तथा अवकलनीयता को करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 5.1 को करने से पहले इस टॉपिक को, जो कि सातत्य शब्द यहाँ आपको दिख रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो क्या होता है सातत्यता, इस चीज़ को हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज से पीछे या इस चैप्टर से पहले जो भी मैंने आपको एक्सरसाइजेज या चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आपने वो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर पढ़ लें, देख लें, तब जाकर आप इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सातत्य क्या होता है? कंटिन्यूटी इंग्लिश में कहते हैं इसको। एक परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, मैं इसको थोड़ा पढ़ रहा हूँ, पहले एकदम से समझ में नहीं आएगी तो आप विचलित मत होना, मैं इसको अच्छे से समझाऊँगा, आप ध्यान से देखिए। माना f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि वहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c fx और fc दोनों इक्वल हो जाएं। तो क्या समझ में आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको उदाहरण से इसको समझाऊंगा, तब देखना कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ ही और लिखना चाह रहा हूँ कि जब फलन की पहचान ना हो कि फलन कौन सा है, तब हमें डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी के लिए फलन f के लिए दो विधियां हैं, मैं दोनों को पहले नोट डाउन कर रहा हूं और आप भी इसको लिख लें और फिर मेरे साथ इसको समझते चलें। देखो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस का मतलब माइनस c नहीं होता, c से पहले की बात, वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। चलिए बस फिलहाल थोड़ा सा आप लिखते चलिए, तब देखिए आप कि काम बनने वाला है। अब ये इक्वल हो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल टू हो fc के बराबर। एक चीज़ तो ये समझिए, अथवा एक दूसरी विधि इसकी होती है, दो विधियों से इसको करते हैं। h, यहाँ h ले लेते हैं, h टेंड्स टू 0 fc माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h, ये दोनों बराबर हो और fc भी बराबर हो, तब जाकर कहते हैं कि इस बिंदु के लिए, c बिंदु के लिए फलन संतत है। तो इस सातत्य को ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले नोट आप इसको फिर कर लीजिए, एक बार फिर वीडियो को पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। क्या होती है कंटिन्यूटी? तो वैसे तो आप इस शब्द से ही बहुत सारी चीज़ समझ जाते हो कि जो कंटिन्यू शब्द है, कंटिन्यू शब्द से बना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यू मतलब सतत चलने वाले या लगातार चलने वाला। क्या लगातार चले? क्या फलन चलेगा लगातार? तो नहीं। देखो समझिए, एक उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि एक बार, एक कहानी सुनिए आप मेरे से, कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपने मित्र के यहाँ गया। मेरे मित्र कहाँ हैं? मेरे मित्र देहरादून से नहीं, बल्कि मैं हूँ देहरादून से। माना मैं देहरादून से अपने मित्र के यहाँ लखनऊ गया। ठीक है, मुझे देहरादून से लखनऊ जाना है, तो मैंने क्या किया, मैं ट्रेन से गया, बीच में स्टेशन पड़े, एक पड़ा मुरादाबाद पड़ा, फिर एक बीच में और एक स्टेशन मान लीजिए बरेली पड़ा। बहुत सारे स्टेशन हैं, मैंने कुछ गिने चुने ले लिए, और फिर मैं सीधे लखनऊ पहुंच गया। ठीक, अब हुआ क्या कि देहरादून से लखनऊ जाने पर मेरे मित्र ने मुझसे मुलाकात की। मैं उनके घर गया और जब गया तो उन्होंने पूछा कि सब ठीक ठाक? मैंने कहा सब ठीक, ओके, बढ़िया। आप कैसे आए हैं? मैंने कहा ट्रेन से आए हैं। उन्होंने कहा कि आप सतत आए हैं या असतत आए हैं? सतत आए या असतत आए? संतत शब्द कह सकते हैं, संतत। कैसे आए? मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने कभी मैथ्स में पढ़ा था कि क्या सतत है क्या असतत, लेकिन आज एक व्यवहारिक जीवन में आप इसको पूछ रहे हो, व्यवहारिक में कैसे? उन्होंने कहा ठीक है समझिए, बताइए। चलिए, मेरे से पूछा उन्होंने कि बताइए आप देहरादून से मुरादाबाद कैसे आए? मैंने कहा ट्रेन से आया। क्या आप उसी ट्रेन से फिर मुरादाबाद से बरेली गए या फिर वहाँ से चेंज कर? मैंने कहा नहीं, चेंज नहीं करी। कि उन्होंने कहा ठीक है, देखो समझिए कि आप
जिस रूट से आ रहे थे, जिस ट्रेन से आप आ रहे थे, उसी ट्रेन से आप स्टेशन पर भी थे, उसी ट्रेन से आप स्टेशन से आगे भी थे। मतलब उस स्टेशन से पहले, उस मुरादाबाद से पहले आप उसी ट्रेन में थे, उस पर भी उसी ट्रेन में थे, और आगे भी फिर आप उसी ट्रेन में चले। तो कहने का मतलब ये मान लीजिए सी है स्टेशन, है ना। ये इस सूत्र को मैं यहीं क्लियर कर दूंगा कि ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट है, ये क्या लिमिट हो गई, x टर्म्स टू c माइनस, मतलब c से जस्ट पहले ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन की वैल्यू इस स्टेशन पर भी थी, और क्या स्टेशन के बाद भी सेम वैल्यू थी उस फंक्शन की, क्या वही इसके बाद वही रेलगाड़ी थी। मैंने कहा ठीक है, हाँ वही थी। इसके बाद फिर बरेली आ जाओ, बरेली भी सेम कंडीशन है कि उसी में थे आप, उसी में ही रहे, उसी में फिर आगे गए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ भी आपकी यही कंडीशन है, यहाँ आप आके उतर गए। तो देखो कहीं भी कोई ऐसा गैप नहीं आया कि आपकी कोई ट्रेन चेंज नहीं हुई है, ना आपका रूट चेंज हुआ है कि ठीक। अब इसके बाद मुझे जब संतत बता दिया तो असंतत भी बता दिए कि ठीक है चलो। मान लीजिए आप देहरादून से चले और यहाँ मेरे पास आए, आपने मुरादाबाद में ट्रेन चेंज कर दी, तो यहाँ से पहले आप अलग ट्रेन में थे, यहाँ पर ट्रेन चेंज कर दी, इसके बाद आप अलग ट्रेन में हो। तब इसके बाद फिर बरेली आए, बरेली आने में देखो जिस ट्रेन को चेंज किया वहाँ से फिर यहाँ से एक चेंज कर ली, तो ये पूरा ही चेंज हो गया। देखो यहाँ से, तो यहाँ क्या हुआ, गैप आ गया, फिर ट्रेन चेंज की, फिर एक गैप आ गया, फिर इसके बाद बरेली से सीधा लखनऊ मेरे पास आ गए आप कि हाँ भाई ये तो है कि देखो बताओ कंटिन्यू रहे आप कहीं, आपको गैप आ गए, दो गैप आए, एक यहाँ आया एक यहाँ आया। तो आप जब कंटिन्यू हो ही नहीं तो आपको असतत ही तो कहा जाएगा कि हाँ बिल्कुल है। मैं समझ गया उस बात को कि हाँ भाई मेरे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इतना समझाने में आप ज़रूर समझ गए होंगे कि इस सी से पहले ये है सी, इससे पहले सी माइनस होगा, इसके बाद सी प्लस होगा, यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू होगी वही यहाँ भी हो, वही यहाँ भी हो, तीनों आपस में बराबर हों। लिमिट c माइनस एफ एक्स टर्म्स टू, और लिमिट x टर्म्स टू c प्लस एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू मीन्स ये कहो कि एफ सी कहो तो इसको, ये तीनों आपस में बराबर हों। क्लियर हो गई बात। इससे पहले, इसके बाद, और ठीक उसी पर भी आप तीनों बराबर हैं तो बस बन गई बात। इस सी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, सी बिंदु पर। और सी कोई भी हो सकता है, कोई भी क्या, कोई भी वास्तविक संख्या, और वो वास्तविक संख्या चाहे तो माइनस हो या प्लस हो, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है आपको पता है। चलिए फिर मैं एक उदाहरण के द्वारा आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, और कोई एक ऐसा उदाहरण इसमें से छांट लेते हैं आपके चैप्टर में से ही, आपकी एक्सरसाइज में से 5.1 आपकी एक्सरसाइज है ये। इसमें से हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फिलहाल मैं देखो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल द्वारा ही कंटिन्यूटी को आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया जाए, इसको कैसे पता लगाया जाए। एक फंक्शन है, ये दिया इन्होंने, दो फंक्शन दिए, एक नहीं बल्कि दो। मैं उदाहरण 2 वाले ले रहा हूँ क्योंकि सारी ही बात क्लियर हो जाएगी। ये तो इस कंडीशन में है और ये दूसरे वाला इस कंडीशन में है। देखो क्या कंडीशन बोली, इसने कहा कि एक x की वैल्यू 1 है, तो उस 1 से पहले और उस 1 के बाद 3 जगह आ गई ना। इससे पहले क्या मतलब 1 से कम, जस्ट 1, एंड आफ्टर 1 क्या बोलेगा, 1 प्लस बोलेंगे। तो 3 कंडीशन देखो, x बराबर 1 है, यहाँ वाली चीज़ है, x प्लस 1 आ जाएगा, और 1 पहले मतलब
एक्स से छोटा है इसका मतलब तो ये हुआ तो ये आ जाएगा, और एक बड़ा है मीन्स एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा तो ये आएगी वैल्यू, एक्स बड़ा है एक से। तो 3 बार में तीनों अलग अलग फंक्शन आएंगे। चलिए समझिए। और सवाल में क्या पूछा जाएगा, सवाल में मान लीजिए पूछ रहा है कि x बराबर 1 पर फलन f संतत है, जांच करनी है, जांच कीजिए है या नहीं है। क्या कह लो फिर पहले, जांच कीजिए, ये हमें चेक करना है, हमें नहीं पता कि है या नहीं है। ठीक है, एक बिंदु दे दिया है तो बिंदु पर बताना बहुत आसान है। कैसे बताएंगे, देखो मैंने अभी बताया आपको कि आपको क्या करना है। जब x छोटा है, छोटे से शुरुआत करो, इससे शुरुआत करो पहले वाले से, छोटा है एक से, तो f(x) क्या आया, छोटा है तो देखो ये रहा, ये x² + 1। तो इसमें लिमिट आप रख देंगे, लिमिट ऐसे रखेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) की वैल्यू इन्होंने बताई कि भाई अगर x छोटा है एक से तो x² + 1। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, एक रखेंगे, -1 मत रखना। इस 1 माइनस का मतलब -1 नहीं बल्कि 1 से पीछे है, वैल्यू एक ही रखी जाएगी। ठीक है, 1² 1 + 1 2 वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या कहा, अब किस पर रखें, इस पर रखो। चलो f1 पे रख लो, तो लिमिट इसमें 1 में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस फंक्शन देखो, फंक्शन क्या होगा जब x बराबर 1, तो फंक्शन क्या बनेगा, मैं थोड़ा फंक्शन पहले लिख देता हूँ। तो फंक्शन बनेगा इसका x बराबर 1 पर यहाँ ये x + 1 बन जाएगा। तब फिर हम क्या करेंगे, f1 ज्ञात कर देंगे, सीधा 1 + 1 इसकी वैल्यू रख देंगे। इस पर लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे में। अब फिर दोबारा से आ जाओ, जब x बड़ा है 1 से तो फलन क्या बना, बड़ा है तो देखो, बड़ा है में क्या है, x + 1 है। ठीक है, x + 1 लिख दिया हमने। इसके बाद फिर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट भी क्या, x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये x + 1 आया है यहाँ, इसके लिए फंक्शन ये चेंज हुआ है। वैल्यू रखिए 1 + 1 = 2। तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों जगह मीन्स यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। जब तीनों जगह 2 आ गया तो क्या x + 1 पर ये संतत है। तो हम एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) या f1 आप इसको लिख देंगे, और f(x) ही लिख रहा हूँ मैं, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) बराबर है किसके, f1 के है बराबर है। तीनों ही कंडीशन में ये बराबर हैं, कितने आए, 2 आए। ठीक है, बस हमारा काम बन गया। तो हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 1 पर f क्या है, फलन संतत है। इन तीनों में से एक भी कंडीशन बराबर ना आती, जैसे ये बराबर ना आता, या तो इधर वाला बराबर ना आता, ये ना आता, ये ना आता, तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब गैप ही है वो, तो वहाँ पे फलन संतत नहीं होता। क्लियर। अब और समझिए, इसी में अगर ये पूछा जाए कि फलन के सातत्य की जांच कीजिए, देखो अब ये ना दे, तो अगर x बराबर 1 ना दे और मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अब ये कह दूं कि देखो क्वेश्चन को मैं फिर चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैं ये कह दूं कि फलन है ये, देखो पूरा समझो, इसी क्वेश्चन में समझ लो, और फिर एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, फिर कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं लगेगी। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तब फिर क्वेश्चंस को रटने वाली बात होगी, और रटने से क्वेश्चन आते नहीं हैं। फलन के सातत्य की जांच कीजिए, बस इतनी सी बात है कि जांच कीजिए।
अगर कहीं ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए भी आपको ये बिंदु देखना पड़ेगा कि ये बिंदु क्रूशियल बिंदु है, ये एक आइडेंटिफिकल बिंदु है, इस बिंदु पर हमें देखना पड़ेगा। तो हमें पूरी बात कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर कि x बराबर 1 पर, यहाँ से x छोटा है 1 से तो क्या, बिल्कुल सेम लिमिट निकालेंगे। x बराबर 1 पर क्या, x बड़ा है तो 1 पर x 1 से बड़ा है तो क्या, बिल्कुल सेम यहाँ तक लाएंगे। ये भी आप बोलेंगे, पूरा कुछ नहीं छोड़ना। जब x बराबर 1 नहीं भी कह रहा तब भी लेना है, लेकिन कौन सा, जो ये कंडीशन दे के रखता है उसी पर। अब फिर अगली बात चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट काम करना है वो तो ऊपर जैसा हमने ऊपर किया ऐसा करना है, ठीक। मैं इसको लिख रहा हूँ बस ऐसे ऊपर जैसा। और दूसरी बात आपको इसमें ये करनी है कि आपको फिर इसको C पर लेना है कि जब x बराबर C और C भी छोटा है 1 से तो क्या कंडीशन बनेगी। जब x बराबर C है लेकिन C छोटा है 1 से तो कौन सी बनेगी, C छोटा है 1 से। भाई आप ये चीज़ समझिए, थोड़ा सा एक प्लेस और ले लेता हूँ मैं इसके लिए। चलिए ये ले लिया। देखो और समझिए कि जैसे हमने पता लगा लिया कि एक ही बिंदु है, इस बिंदु पर भी है वैल्यू, इसके आगे भी वैल्यू है, ठीक है, और इसके जो पीछे फंक्शन था उस पर भी सेम वैल्यू है। 3 जगह आ गई, लेकिन ये जगह ख़त्म तो नहीं हुई ना। ये मान के चलो कि एक नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा है ये, और इस संख्या रेखा पर जितना 1 से पीछे उतना ही 1 से आगे भी तो है, संख्या रेखा है। तो जब हम बिंदु 1 पर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो क्या हम उससे पीछे किसी बिंदु पर चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं, इससे आगे, हाँ इससे भी आगे भी कर सकते हैं, लेकिन उस बिंदु को तब हम C बोल देते हैं। कांस्टेंट कोई भी मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ऐसा मान के चलते हैं। तो जब C मानते हैं तो C में भी फिर क्या काम करना है, C में भी यही काम करना है कि उससे छोटा और उससे बड़ा। बस फिर इसके लिए करते हैं, फिर इसके लिए यहाँ C के लिए करते हैं, तो यहाँ माइनस के लिए करते हैं, यहाँ प्लस के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। फिर वापस इसी पे आ जाओ। जब x बराबर C लेकिन C भी 1 से छोटा तो क्या होगा, तो फंक्शन क्या है, आप बस इसको फाइंड आउट करिए। तो यहाँ देखिए, जब x 1 से छोटा था तो C तो और भी छोटा हो रहा है उससे 1 से, तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा x² + 1। तब यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C। अब C माइनस C प्लस नहीं लिखते इसमें, ये चीज़ ध्यान रखो। जब हम सातत्य की जांच करते हैं तो बस एक बिंदु पर हमने चेक कर लिया, बस फिर C पर करते हैं और यहाँ लिख देंगे फंक्शन ऑफ x। तो इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x की क्या है, यहाँ पे ये है x² + 1 बराबर, इसमें हम C की वैल्यू रख देते हैं तो ये आएगा। अब चेक करो क्या फंक्शन ऑफ C, सीधे सीधे यहाँ पर C अगर रख दें तो क्या यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा। तो देखो ये लिमिट जब रखी x टर्म्स टू C रखी तब भी यही, और जब सीधा फंक्शन में C की वैल्यू रखी तब भी यही, दोनों बराबर हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब किसके लिए लिखेंगे, अब लिखेंगे बड़े के लिए। एक लाइन यहाँ लिखते चलेंगे कि x बराबर C छोटा है 1 से पर फलन संतत है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू CF(x) और सीधे FC आपस में इक्वल है, इसलिए x बराबर C छोटा है 1 पर फलन संतत है। एक चीज़ हो गई। अब फिर इसी में बड़े पर भी चेक करना है। जब x बराबर C बड़ा है 1 से तो फलन की पहचान करनी है। देखो फलन की पहचान बड़े के लिए क्या है, ये है x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1। चलिए लिमिट लगाइए,
लिमिट एक्स टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टर्म्स टू सी एफ एक्स कितना एक्स प्लस वन। चलिए वैल्यू रख लीजिए सी प्लस वन हो जाएगा। अब सीधे सीधे फंक्शन में सी की वैल्यू रखिए, यहाँ पर सी रखना है तब यहाँ पर भी सी हो जाएगा, ये बन जाएगा सी प्लस वन। देखो ये भी सी प्लस वन, ये भी सी प्लस वन। अब हमें सी माइनस या सी प्लस नहीं करना है इसमें, जब हम सांतत्य की सीधे जांच कर रहे हैं किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब अब फिर यहाँ लिखेंगे कि चूंकि लिमिट एक्स टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, तो x बराबर c बड़ा है एक पर फलन संतत है। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखिए, मैंने क्या समझाया आपको कि एक बिंदु है एक से पीछे भी है संतत वैल्यू सेम, एक से आगे भी है वैल्यू सेम, मतलब कहने का एक पर संतत हमने कह दिया कि हाँ है, बिल्कुल सिद्ध कर दी ये चीज़। अब हम एक से आगे की बात भी हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ भी है संतत, इससे पीछे भी हमने सिद्ध कर दिया एक से छोटे के लिए जब x बराबर c छोटा था एक से, यहाँ भी है संतत है, यहाँ भी है संतत, तो यहाँ भी है संतत, यहाँ भी संतत, यहाँ भी संत, बस तो फिर तो हो गई बात। इसका मतलब हम शुरू से लास्ट तक जहाँ तक भी कोई नंबर लाइन जाती है, जहाँ से जहाँ तक भी सब जगह है क्या संतत। तो हम लिख देंगे कि अतः x बिलोंग्स टू r, r क्या हुआ रियल नंबर्स, f के सभी बिंदुओं पर संतत है, चाहे वो बिंदु एक है या एक से पीछे है या एक से आगे है। बस ये हो गई आपकी चीज़ क्लियर। और इस प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप समझ गए होंगे। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 को शुरू कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू ये x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर। तो जब हमें फलन एक ही दिया रहता है तब हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही फलन वाले में आपको क्या काम करना है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जब हमें फलन की पहचान ना करनी हो, एक ही फलन हो तो बस दो चीज़ें सिद्ध कर दो, दो आपस में बराबर दिखा दो तो फलन संतत। और जब हमें फलन भी चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा फलन हो, तब ये 3 कंडीशन बतानी पड़ेंगी। तो देखिए ये पहले वाला ही आ गया, फिर दोबारा चलिए इसी को शुरू कर लेते हैं। फलन है 5x - 3, तो क्या करना, लिमिट x टर्म्स टू किस पर बोल रहा है, 0 पर बोल रहा है, एफ एक्स बराबर लिमिट x टर्म्स टू 0। चलिए वैल्यू रखिए 5x - 3, एफ एक्स की वैल्यू रख दी। देखो 0 यहाँ रखेंगे तो 5 गुणा 0 - 3 बराबर कितना आया, -3, क्योंकि 5 की 0 में गुणा हो गई 0 -3 बराबर तो -3 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, सीधे इसमें 0 रखो, f0 यहाँ पे वैल्यू रखिए 5 × 0 - 3, तो ये भी पूरा -3 आएगा। देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो एक बात यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि f ये लिखेंगे लिमिट x टर्म्स टू 0 एफ एक्स बराबर है f0 के, तो ऐसे लिखेंगे, तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। बस इतनी सी बात हमें सिद्ध करनी थी। ये हो गई आपकी फर्स्ट बात। फिर सेकंड पे आ जाओ। फंक्शन तो सेम है, फंक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन एक ही है। और ये हमें किस पर करना है, यहाँ पे लिख दो x बराबर 0 पर, यहाँ कर दो x बराबर किस पर, -3 पर। 0 से पीछे है ना, हमें 3 पॉइंट चाहिए बस, एक तो 0 चाहिए, एक -3 पे चाहिए, एक 5 पर चाहिए। तो चलिए -3 पर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टर्म्स टू कितना, -3 एफ एक्स बराबर कितना, लिमिट वैल्यू रख दीजिए
फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3। अब x का मान रखिए, 5 गुणा -3 -3, 5 तिया 15 माइनस के और माइनस के 3 18 हो गए माइनस के। अब मुझे x की जगह क्या रखना चाहिए, -3। बस प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, -3 माइनस प्लस ऐसे करके नहीं, बस दो चीज़, सीधी वैल्यू और एक लिमिट में वैल्यू। 5 गुणा यहाँ पे -3, तो ये भी आ गया -18, दोनों है बराबर। अब फिर एक बात यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू -3 fx बराबर है f -3 के, तो x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। समझ गए, वेरी गुड। और थर्ड में भी क्या काम करोगे, बिल्कुल सेम बात कि x बराबर 5 पर लिमिट x टर्म्स टू 5, इस बार 5 लिखेंगे, fx इक्वल टू, फंक्शन चेंज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वैल्यू में चेंज आ रहा है। x की जगह यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 5 5 25 में से 3 गए 22, और सीधे सीधे 5 वैल्यू रख दें अगर हम 5x माइनस 3 में, तो x की जगह 5 रख दिया यहाँ, तो ये भी आ गया 22। अब फिर हम एक लाइन लिख देंगे कि चूँकि लिमिट x टर्म्स टू 5 fx इज इक्वल टू f5, तो x बराबर 5 पर फलन संतत है। बिल्कुल सही समझ गए आप। ये इतना सा काम इस पे करते जाना है। जब x कोई बिंदु इस प्रकार से दे रखे हो, फलन एक ही हो, तो इसमें ज़्यादा काम आपका है नहीं, दो चीज़ें आपस में बराबर सिद्ध कर देनी है और आपका काम बन जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पर फलन सातत्य की जांच। बहुत बढ़िया। x बराबर 3 पर फलन fx कितना है, इतना है, ठीक है। लिमिट x टर्म्स टू 3 fx बराबर, बिल्कुल सेम सवाल है, पहले एकदम से वैल्यू नहीं लगाएंगे, पहले फंक्शन को लिखेंगे बराबर। अब वैल्यू रखेंगे x की, 3 की घात 2 9, 2 18 में से एक गए 17, और सीधे अगर वैल्यू रख दें 3 इसमें, यहाँ पे रखना है, तो देखो 2 गुणा 3 की घात 2 माइनस 1, 3 3 9, 2 18 में से एक गए 17, दोनों बराबर आए हैं। फिर लिख दो चूंकि लिमिट x टर्म्स टू 3 fx बराबर है किसके, f3 के, तो x बराबर 3 पर फलन कैसा है, संतत है। बिल्कुल सही होगी बात आपकी। हो गया ये भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो फलन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप के आपको लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बिंदु तो नहीं दिया ना कोई, किस बिंदु पर सातत्य की जांच करनी है ये नहीं दिया है। तो मैंने बताया आपको पहले कि जब बिंदु ना हो तब हमें किसके लिए करना है, सी के लिए करना है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, देखो मैं ए ले रहा हूँ, 4 खंड हैं इसमें, x माइनस 5। यहाँ हमें मानना होता है, माना c कोई वास्तविक संख्या है, c एक रियल नंबर है, तो जिसके लिए, अब इसी के लिए हमें इसको करके दिखाना है, जिसके लिए अगर मैं यहाँ पे सीधा c लिख दूँ तो ये c माइनस 5 बन जाएगा। यदि मैं इसमें लिमिट से कर दूँ, लिमिट x टर्म्स टू c fx और लिमिट x टर्म्स टू c fx, तो यहाँ x माइनस 5 है, तो मैं c की जगह क्या रख रहा हूँ, अब x की जगह क्या रख रहा हूँ, c रख रहा हूँ। तो देखिए ये इसके इक्वल है, तो आप लिख देंगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c fx इक्वल है fc के, तो फलन
संतत है। ठीक है, किसके लिए? प्रत्येक वास्तविक नंबर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। और इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं, यदि ये लाइन ना लिख के, इतनी ना लिख के, ऐसा लिख दें एक्स टर्म्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत है, ऐसा लिख दो आप, तब भी ठीक, वैसे लिख दो तब भी ठीक, हो गया काम बस। तो फिर इससे ज़्यादा नहीं करना। बी पे आ जाओ। बी है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। और इसने क्या कहा कि ये कब, जब x बराबर ना हो 5 के, ये कंडीशन ज़रूर दे के रखेगा। इससे डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है इस कंडीशन से कि ये कहाँ से आ गई, पता नहीं क्या हुआ इसका, तो कोई बात नहीं। ये इसलिए देता है कि अगर 5 यहाँ पे रख दिया जाए तो देखो फलन ही वास्तविक नहीं है, फिर फलन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहो कि अपरिभाषित है। देखो कैसे, 1/5 इसमें मैं रखूँ 5 - 5, तो ये 1/0 तो अनंत हो जाएगा ना, इसका मान नॉन फिनिट हो जाएगा, फाइनाइट या नॉट या इनडेफिनिट हो जाएगा, तो अनंत कह लो इसको, नहीं होगा इसका कोई अस्तित्व उस टाइम पे। इसलिए ये इस चीज़ को अपने क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको दे देता है। चलिए तरीका फिर वही, कौन सा, माना सी कोई वास्तविक संख्या है तो x बराबर c पर फंक्शन ऑफ c, सीधे वैल्यू रखो इसमें, 1/c-5 बन जाएगा। और यदि मैं इसमें लिमिट लगाऊं, किसके लिए, x टर्म्स ऑफ c f(x), तब भी क्या यही वैल्यू आएगी? अरे लिमिट छोड़ दिया, लिमिट नहीं छोड़नी है ये, अब इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं, तो अब वैल्यू रख के तो यही आ गई। देखो ये और ये क्या सेम आए हैं, बिल्कुल सेम है। तो हम लिख देंगे, इतनी बात ज़रूर लिखेंगे इसको सजा कर कि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) बराबर है किसके, fc के। ठीक, तो बस यहाँ से भी यही बात बन गई कि इसलिए x बिलोंग्स टू r के लिए, या ये कहो कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f संतत है, सबके लिए संतत है। ठीक, सेकंड बात हो गई। थर्ड पे भी आए, चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो मेन बात हमने शुरू में की थी वो बात यहाँ हमने की ही नहीं। तो देखिए सभी आर के लिए नहीं, बल्कि 1 5 तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो ऐसा करके आप इसको ज़रूर लिख देंगे कि ऐसे। देखो इसके लिए, देखो दोबारा लिख रहा हूँ, ये x बिलोंग्स टू r माइनस क्या करना है, 5, एक अवयव को छोड़ देना है, एक अवयव छोड़ देना है, 5 के अतिरिक्त जो भी है उसके लिए f संतत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो बिंदु है बस ये बचा असंतत, बाकी सारे हैं रियल नंबर। नेक्स्ट पे आ जाओ, सी कर लेते हैं, f(x) x² - 25/x + 5, इसमें चेक करना है। इसमें एक चीज़ ये समझिए कि हमें यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू -5 दे के रखेगा। ठीक, एक तो फिर यही बन गया कि x बराबर -5 पर f परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ -5 रख दें और +5, 5 से 5 जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो ओवरऑल दिस अपॉन 0 इक्वल टू अनंत। ठीक है, समझ गए? तो ये परिभाषित होता नहीं है अगर अनंत वैल्यू आती है। ठीक, तो x बराबर -5 पर f संतत नहीं होगा। हम इस चीज़ को पहले ही लिख दें तो ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। हो गई बात? चलिए अब किस पर, x c पर, जबकि c -5 के बराबर ना हो। ठीक है ना, x बराबर c पर जबकि c -5 के बराबर ना हो,
तब लिमिट एक्स टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू भरिए फंक्शन ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। चलिए इसमें रख दीजिए सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 25 बटे सी प्लस 5। तो इसको सरल कर सकते हैं, या तो ऐसे करके सरल कर लो या यहीं सरल कर सकते हैं। तो ये सी माइनस 5 बचेगा। कैसे? देखो ऐसे कि सी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन सी प्लस 5। तो इसके दो खंड बन जाएंगे, सी माइनस 5 और सी प्लस 5, और बटे में है सी प्लस 5। तो यहाँ भी इसको कर सकते हैं या यहीं पे कर लो, वैल्यू रखने से पहले भी कर सकते हैं। फाइनली वैल्यू यही आएगी। और यदि मैं सीधे सी भरूं तब क्या आएगा? तब एक्स की जगह सी और यहाँ भी सी, तो यहाँ भी यही चीज़ करनी पड़ेगी, तब ये भी सी माइनस 5 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों जगह हमें यही मिला, दोनों जगह यही। लेकिन वैल्यू कौन सी आई जिस पर संतत है? x बिलोंग्स टू r में से बस -5 को हटा दो। ये ऐसे करके इसको जरूर लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में नहीं बल्कि मंझले ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। जो अवयव हमें छोड़ना होता है, मीन्स जिस पर संतत नहीं है वो छोड़ना ही पड़ेगा। पर f संतत है, ये भी लिखना आना चाहिए। कहीं ये पता लगे कि पूरा क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन हम आंसर ही लिखना नहीं जानते, किस पर संतत है किस पर नहीं है हमें पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपको। देखो मैंने बताया कि जब x बराबर -5 होगा तो पूरे की वैल्यू अनंत आएगी। अनंत आएगी तो परिभाषित नहीं माना जाता। जब परिभाषित ही नहीं है तो संतत भी नहीं होगा। संतत नहीं होगा तो सी पर चेक कर लो। सी भी कब? जबकि वो बराबर -5 ना हो। तो एक वैल्यू हमें यहाँ से छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, छोड़ देंगे, हाँ बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अब फिर वही लिमिट एक्स टर्म्स ऑफ सी एफ एक्स क्या आया, फिर एफ सी क्या आया, दोनों बराबर आए तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपस में दोनों बराबर आए हैं तो हो गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम डी भी कर लेते हैं, है ना। कोई कन्फ्यूजन ना आपका रह जाए, मेरी ऐसी ही कोशिश रहेगी कि आपका कोई सवाल ना छूटे। और सवाल तो छोड़ो, आपकी कोई क्वेरी ना रहे बाद में जब ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होगी। कंटिन्यूटी का कोई सवाल आपका ना रहे। x-5 का मॉडुलस किया है, तो देखिए हम इसको x बराबर 5 पर चेक कर लेते हैं कि लिमिट x टर्म्स टू 5f(x) कितना आएगा। वैल्यू रखी, इसकी फंक्शन की वैल्यू हमने ये रखी और फंक्शन में 5 को रखा, तो 5 - 5 0 आएगा। 0 का मोड तो 0 ही होता है, इसलिए ठीक है। x बराबर 5 पर एक और चीज़ समझ लीजिए कि सीधा अगर मैं x 5 रखूं तो क्या ठीक बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। देखिए ये भी 0, तो इसलिए हम लिख देंगे कि x बराबर 5 पर फलन संतत है, ये बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है। ये मोड ने थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि ये तो x की वैल्यू छोटी हो सकती है 5 से, बड़ी भी हो सकती है 5 से। अगर मोड ना होता तो सवाल हो गया था ख़त्म, लेकिन मोडलस है तब चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद भी है कि यदि x बड़ा है 5 से तो माना x बराबर c के हिसाब से हम लेके चलेंगे। c कोई बिंदु ले लेंगे, 5 से बड़ा है, c बड़ा है 5 से, तो लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू c x -5। देखो यहाँ चीज़ समझिए कि जब क्या था, बड़ा था, तो बड़ा होने पर तो ये प्लस ही आएगा ना, और c -5 इसका मोड हटकर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या x बराबर या x बड़ा है 5 पर f संतत है? तो हाँ बिल्कुल संतत है, क्योंकि क्या होगा, एफ सी भी सेम ही आएगा, बड़े पर एफ सी भी सेम आएगा। फिर यदि x छोटा है 5 से तो x बराबर c इसी प्रकार से छोटा ले लेंगे, तो लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स क्या बना,
ये बना लिमिट x टर्म्स टू c और x माइनस 5। देखो ज़रा यहाँ पर क्या बनेगा, क्या यहाँ पर भी सेम बनेगा? तो हाँ, यहाँ पर भी इस प्रकार से सेम बन जाएगा कि जब ये छोटा है तो ये तो छोटा है तो भाई माइनस रहेगा, माइनस c माइनस 5 बन जाएगा, है ना, माइनस बन जाएगा ना ये तो। और माइनस बनने से इसमें एक ब्रैकेट भी लग जाएगा तो ये बन जाएगा 5 माइनस सी या माइनस सी प्लस 5 भी कह सकते हैं। तो इसलिए x छोटा है 5 से तो भी फलन संतत है। एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लीजिए। देखो यहाँ से भाई अगर हम सीधे सीधे f 5 रखें, वैसे तो हमने एक बार 5 रख ही लिया है, तो देखो उस हिसाब से भी देखा जाए तो छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, ख़त्म हो गई बात। बस इसको यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, हो गया काम ख़त्म। फाइनली इसका आंसर यही बन गया कि x बिलोंग्स टू R, प्रत्येक बिंदु पर f संतत है। ठीक है, सारे बिंदुओं पर, 5 पर भी, 5 से कम पर भी, 5 से ज़्यादा पर भी। देखिए इससे आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, लगभग 2 वीडियो और मैं इसके डालूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं डालना चाहता। आप भी थोड़ा सा इससे बोरिंग महसूस करेंगे, उसे करना नहीं चाहिए, बहुत दिलचस्प विषय है, कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए तो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको टुकड़ों में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।